हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज आप सबका स्वागत है। ये एक ओरिएंटेशन क्लास है। आज बस ओरिएंटेशन सेशन है मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बैच नंबर 17 के, जिसको मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। 35 दिनों तक ये क्लासेस होगी। 35 दिनों तक मतलब 35 क्लासेस होंगी। 36 37 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 35 से 36 क्लासेस होंगी। और बीच बीच में गैप्स भी होंगे, जिसकी वजह से ये कोर्स लगभग 2 महीने तक पूरा चलेगा। ये कोर्स को जो भी अटेंड करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आईएसओ लेवल इंस्टीट्यूट से होगा। लेकिन आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो कोर्स होने वाला है, ये 35 जो क्लासेस आप अटेंड करेंगे, उसमें आप सीखेंगे क्या और उसका आपको फायदा क्या होने वाला है। ये कोर्स किसी को क्यों करना चाहिए। बेसिकली आज जो ये 35 36 40 लोग ज्वाइन है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोर्स कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं उनको तो ये समझना है कि मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है। तो मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये मास्टर डिप्लोमा तो एक लेवल है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में मास्टर डिप्लोमा है। तो मैं आज आपको ये भी समझाऊंगा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होता है। और दूसरा, कि ये जो कोर्स है, ये क्यों करना चाहिए, ताकि जो नए लोग हैं वो समझ सके कि हमें ये कोर्स क्यों करना है, और जो पुराने लोग हैं वो जो कर चुके हैं, वो और नए लोगों को बता सके इस कोर्स में ज्वाइन कराने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सिस्टम है हमारा टीएन्स बायोटेक ग्रुप का, उसमें पैसिव इनकम का भी सिस्टम है। तो आपके थ्रू जितने भी लोग ये कोर्स करेंगे, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आगे अपना थेरेपी सेंटर स्टार्ट करेंगे, या एज ए प्रमोटर इस बिजनेस को करेंगे, यानी आपके थ्रू जो भी ये कोर्स करके आगे टीएन्स बायोटेक ग्रुप के लिए काम करेगा, उसके काम करने से, उसके टर्नओवर जनरेट करने से आपको भी फायदा होगा। आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को इनकम आ सकती है। तो बेसिकली आपको अपने लिए इस कोर्स को सीखना है और इस कोर्स की मदद से अपने नेटवर्क को बड़ा करना है। बिकॉज जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही बड़ी आपकी पैसिव इनकम। तो ये कोर्स आपको एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम कमाने में मदद करेगा। एक्टिव इनकम मतलब जो आप काम करेंगे, ये कोर्स करेंगे, उसके बाद आप लोगों की जांच कर पाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे पाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे, उनकी बीमारियां ठीक कर पाएंगे, उनको प्रोडक्ट्स सेल कर पाएंगे। तो उससे आप पैसे कमाएंगे, वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। और दूसरे लोगों को आप ये कोर्स करके अपना बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो उससे आपको पैसिव इनकम। ये कोर्स की महत्ता सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये एक हेल्थ सेक्टर का कोर्स है। हेल्थ सेक्टर दुनिया का इकलौता सेक्टर है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आता। लेकिन इस सेक्टर के साथ एक समस्या है कि इसमें कमाने का मौका सभी को नहीं मिलता। हेल्थ सेक्टर में पैसा सबके घर से जाता है। एक भिखारी हो, वो भी अपनी सेहत पे कभी ना कभी मजबूरी में सही खर्च करता है, दवाइयां खरीदता है, डॉक्टर से दिखाता है, एक जूता पॉलिश करने वाला भी दिखाता है, और एक बड़ा बिजनेसमैन हो वो भी करता है। लेकिन कमाते सभी नहीं। क्योंकि जो कन्वेंशनल हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ इकोसिस्टम है हमारे देश में, जो कन्वेंशनल, उसमें बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स करके लोगों को कमाने का मौका मिलता है। आप MBBS करो, BAMS करो, या BHMS करो, या MSc BSc नर्सिंग करो, या तरह तरह के कोर्स है, डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, महंगे कोर्स है, लंबे कोर्स। और आप जानते हैं कि हमारे देश में केवल MBBS करने के लिए 1 करोड़ तक खर्च हो जाता है। और वो खर्च होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो नौकरी करो या अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलो। बहुत सारे लोग, जैसा कि कल मैं एक आंकड़ा दिखा रहा था कि अगर आप महीने के 4 5 लाख कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन में आते। तो आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ खर्च करके सिर्फ MBBS करने के लिए कितने लोग सक्षम होंगे। वो करने के बाद भी अगर आपको अपना सेंटर, अपना क्लिनिक सेटअप करना है, तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। वो सामर्थ्य सबके पास नहीं होता। फिर जाते हैं नौकरी की तरफ। तो सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलती है वो आप सबको पता है। अब तो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर, संविदा पे डॉक्टर रखे जाने लगे हैं। और अगर नौकरी मिलती है प्राइवेट या संविदा वाली,
तो एमबीबीएस वालों की सैलरी 40, 50, 60 हजार हो रही है आज। आप सबको पता होगा, नहीं तो जो लोग आपके जान पहचान में है जिन्होंने नया नया एमबीबीएस किया है, इंटर्नशिप के बाद कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद और पढ़ाई करो, पहले तो 4 साल एमबीबीएस में लगाओ, फिर 1 साल। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, बाद में वो बहुत कमाते हैं, लेकिन वो कमाते तब है जब कमा के ऐश करने की उम्र जा चुकी है। तो बेसिकली इस कोर्स की मदद से आप समाज में जागरूकता ला करके समाज को रोजगार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देखते होंगे समाज में पढ़े लिखे लोग, बीकॉम किए हुए लोग, बीटेक किए हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग प्राइवेट छोटी मोटी नौकरियां करने को मजबूर हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई चाय का स्टॉल खोल रहा है एमबीए चाय वाला, तो बीटेक पानी पूरी वाला, ऐसी चीजें वायरल होती रहती हैं। कुछ लोग बैटरी रिक्शा, कुछ लोग टैक्सी चला रहे हैं, 8 लाख 10 लाख रुपए खरीद के टैक्सी लेकर के, या 2 ढाई लाख रुपए में बैटरी रिक्शा लेकर के, जिसके पास बजट कम है चला रहे हैं। बैटरी रिक्शा चला रहे हैं तो कोई इज्जत नहीं है। इतनी पढ़ाई की, उसके माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे करके उसको पढ़ाया होगा, लाखों रुपए खर्च किए होंगे डिग्री लेने पे, और उसके बाद उसको 15-20 हजार रुपए की कमाई होती है, या टैक्सी चला रहा है तो 40-50 हजार रुपए की कमाई। 2 से 2.5 लाख रुपए के खर्च में ये कोर्स की मदद से वो अपना थेरेपी सेंटर ऑपरेशनल कर सकता है, क्योंकि बाकी कोर्सेज की तरह मार्केट में बहुत सारे कोर्स हैं, छोटे बड़े लेवल के बहुत सारे वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं मार्केट में। लेकिन एक आम इंसान को, एक आम स्टूडेंट को कोर्स करने के बाद क्या मिलता है, आपको इसी चीज पे फोकस करना है और लोगों को यही एजुकेट करना है कि एक आम इंसान को कोर्स करने के बाद क्या मिलता है। एक सर्टिफिकेट मिलता है, नौकरी मिलती है क्या, काम मिलता है क्या? सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेकर के धक्के खाता रहता है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, डिप्लोमा, आईटीआई, ये डिप्लोमा, ये डिग्री, ये सब करके सर्टिफिकेट लेकर के धक्के खा रहे हैं, या कहीं कोई छोटा मोटा काम, छोटी मोटी नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड बन गए, जोमेटो में स्विगी में डिलीवरी बॉय बन गए, इस तरह के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सच्चाई है या नहीं है समाज की। लेकिन उतने ही खर्चे में, 2 लाख के आसपास के खर्चे में, ये कोर्स के साथ साथ उसका थेरेपी सेंटर स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। और वो कमाई भी कम से कम 50-60 हजार रुपए महीने। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, इस पैनल में भी हैं अभी, जो जॉब करने वाले नए एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा कमा रहे हैं इस थेरेपी सेंटर की मदद से। तो ये बेसिकली रोज लोगों को रोजगार देने का काम है, सिर्फ ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट देने का काम नहीं है। लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, मतलब आप लोगों को भला कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो लोगों का भला हो रहा है वो कमा रहे हैं, और उसका एक हिस्सा आपको भी मिल रहा है। तो ये नेकी कर दरिया में डाल वाला काम नहीं है, नेकी कर और अपनी जेब भी भर वाला काम। तो बेसिकली सबसे पहले समझिए कि मास्टर डिप्लोमा या डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा और डिग्री में फर्क क्या है। डिप्लोमा बेसिकली शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो स्किल और वर्किंग नॉलेज पे फोकस करता है, और जो डिग्री होता है वो थ्योरेटिकल और ब्रॉड नॉलेज पे, ज्ञान पे फोकस करता है। मास्टर्स उसका ही स्पेशल लेवल है। तो अगर लोगों को डिग्री करना हो तो 4 साल 5 साल का टाइम खराब होता है, और उसके बाद वो लाखों रुपए खर्च करेगा 4 साल 5 साल पढ़ने में, उसके बाद कमाना शुरू करेगा। लेकिन जो एक बेरोजगार भटक रहा है उसको हम ये छोटा सा कोर्स मास्टर डिप्लोमा करवाते हैं, 2 महीने में वो कमाने के लिए तैयार होगा। क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग नॉलेज है उसकी जानकारी हम देते हैं कि आपको काम कैसे करना है, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। और बाकी जो नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स खत्म हो गया उसके लिए ट्रेनिंग या नॉलेज खत्म हो जाती है, उसके बाद भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पैटर्न पे लाइफ टाइम उसकी लर्निंग चलती रहती है। आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पे आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं, यकीन मानिए मेरा पर्पस यहाँ पे आपको डॉक्टर बनाना नहीं, मेरा पर्पस है हेल्थ सेक्टर से आपको पैसे कमाने में सक्षम बना। और इसलिए इस कोर्स को मैंने ऐसे डिजाइन किया है जो आप कोर्स के साथ साथ इस बिजनेस में भी प्रवीणता हासिल कर सके। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब होता है वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा, इसमें चिकित्सा को थोड़ी देर साइड में रखिए। वैकल्पिक यानी विकल्प, आप किसी भी चीज का विकल्प कब ढूंढते हैं?
आप रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन पकड़ने पहुंचते हैं और पता चला आखिरी गाड़ी निकल गई, आप लेट हो गए। उसके बाद आप लोगों से क्या पूछते हैं, कोई और अल्टरनेट है क्या? कोई टैक्सी, कोई बस, कोई दूसरी ट्रेन कहीं और थ्रू के भाया? आप विकल्प तब ढूंढते हैं जब आपकी मेन ट्रेन निकल गई। आपको कहीं गाड़ी से जा रहे हैं घूमने के लिए, रास्ते में जाते हैं तो पता चलता है कि लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता बंद है। तो आप आस पास पास के लोगों से क्या पूछते हैं, या गूगल में क्या सर्च करते हैं? ऑल्टरनेट रूट सर्च करते हैं ना, कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। तो जब मुख्य रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऑल्टरनेट ढूंढा जाता है। चिकित्सा के फील्ड में मुख्य रास्ते कब बंद हो? कौन बताएगा कि चिकित्सा के फील्ड में मुख्य रास्ते कब बंद हो? सब मौन व्रत धारण करके आए हैं, तो चलिए मैं ही बता देता हूं। मुख्य रास्ते चिकित्सा में क्या होते हैं? हाँ, सविता मैडम बताएंगे, बताइए। सर मेन स्ट्रीम जैसे मान लिया कोई भी किसी को हेल्थ इशू है, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपको इसमें या तो पूरी लाइफ दवा खानी पड़ेगी या ऑपरेट करके वो पार्ट को निकालना पड़ेगा। तो फिर तब बंदा विकल्प दूसरा रास्ता ढूंढता है कि अगर वो पूरी जिंदगी दवा ना खाना चाहता हो या ऑपरेशन पे ना जाना चाहता हो, तो मेन रूट एलोपैथी था उसका, जिसके थ्रू उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब वो दूसरा रास्ता ढूंढना चाहता है अपने आप को ठीक करने के लिए, दैट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इसमें, चिकित्सा के फील्ड में। जी, अच्छा बताया आपने। हैंड डाउन कर लीजिए। मेन रूट का मतलब होता है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा चुना जाने वाला रूट। मेन रूट का मतलब शॉर्टेस्ट रूट, इजीएस्ट रूट नहीं होता। मेन रूट का मतलब होता है वो रूट जो सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। तो चिकित्सा के मामले में मेन रूट क्या है? हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले एलोपैथी, सबसे ज्यादा लोग उसको चुनते हैं। उसके बाद आयुर्वेद, उसके बाद होम्योपैथ और उसके बाद यूनानी। ये चार हमारे देश में मेन रूट माने जाते हैं। ब्रॉडली अगर देखें तो मेन रूट एलोपैथी को माना जाता है। आयुर्वेद उसके बाद ही आता है, बहुत कम स्टेक है। होम्योपैथी का स्टेक उससे भी कम है। यूनानी का स्टेक तो ना के बराबर है। और उसके अलावा सिद्धा भी है, लेकिन वो तो 90% लोग जानते भी नहीं उसका नाम। खैर, तो मेन रूट बंद कब होता है? बंद होने का मतलब क्या है? चिकित्सा के जब आप जा रहे हैं, रास्ता बंद है, तो आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सा के मामले में रूट बंद होने का क्या मतलब है? चिकित्सा के मामले में रूट बंद होने का मतलब होता है जब आप अपना पर्पस हासिल नहीं कर सकते। तो एक बीमार आदमी का पर्पस क्या होता है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, शुगर के पेशेंट्स को, थायराइड के पेशेंट्स को, बीपी के पेशेंट्स को, एंजाइटी के पेशेंट्स को, इंसोम्निया के पेशेंट्स को, गैस के पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, हार्ट के पेशेंट्स को, कि वो लाइफ लॉन्ग दवाइयां खाते हैं। डॉक्टर ने उनको बोला होता है ये दवाई आप कभी बंद नहीं कर सकते, जिंदगी भर चलेगी। देखा है या नहीं देखा है? देखा होगा। तो ऐसे पेशेंट, क्या वो अपनी खुशी से दवाई खा रहे होते हैं? क्या वो दवाई बंद नहीं करना चाहते? क्या वो पूरी जिंदगी दवाई खाना चाहते हैं? नहीं। वो चाहते हैं कि एक दिन उनकी बीमारी ठीक हो जाए और दवाइयां बंद हो जाए। लेकिन जो मेन रूट वो अपनाते हैं उसमें वो बंद होता है, वो रास्ता नहीं होता उनके पास। तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एक रास्ता प्रदान करता है कि आप अपनी दवाइयां कैसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मेन रूट में बताया जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना होगा। जैसा कि सप्ताह में हमने बिल्कुल सही बताया, जैसे किसी को कमर में कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क हो गया, स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी आ गई, डिस्क का कुछ इश्यू हो गया, या घुटने खराब हो गए, कूल्हे खराब हो गए, कहीं पे कोई सिस्ट हो गया, कोई फाइब्रॉइड हो गया, कहीं कोई स्टोन हो गया, कैलकुलस हो गया, कहीं कोई ब्लॉकेज है, ये सारे केसेस में उनको बताया जाता है ऑपरेशन कराना होगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा। कुछ केसेस में तो चलो वाकई में जरूरी है, जैसे एक्सीडेंटल एंड ट्रॉमा केसेस में। लेकिन कुछ एक केसेस में ऑपरेशन के बिना भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मेन रूट है, जो एलोपैथी, उसमें ऑपरेशन को ही एकमात्र उपाय बताया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। तो जो लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते उनके लिए ये एक उपाय है। तीसरा, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसको लाइलाज बताई जाती है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है,
कोई इलाज नहीं, लाइलाज। एलर्जिक अस्थमा है, लाइलाज। हेरिडेटरी जो बीमारियां हैं उनको ज्यादातर लाइलाज बता दिया जाता है। तो जब डॉक्टर नहीं ला, या स्टेजिंग के हिसाब से कैंसर फोर्थ स्टेज में पहुंच गया, तो डॉक्टर पेशेंट को पैलेटिव केयर में डाल देता है कि भैया आप जितनी उम्र बची है इनकी सेवा करो। सुना है ना ये वर्ड, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया का क्या मतलब होता है? क्या बाकी लोगों को डॉक्टर जवाब नहीं देता है? जैसे मान लो अगर सर्दी जुकाम लूज मोशन का पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से बहुत सर्दी हो रही है, तो डॉक्टर क्या मुंह घुमा के बैठ जाता है, मैं बात नहीं करूंगा? उनको भी तो कुछ जवाब देता ही है ना। डॉक्टर ने जवाब दे दिया का मतलब आमतौर पे ये होता है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया अब इससे ज्यादा ठीक नहीं होगा, ले जाओ, हम इसका अब कुछ नहीं कर सकते, आप पेशेंट को जहां ले जाना है ले जाओ, या इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, कहीं भी ले जाने का फायदा नहीं है, घर ले जाओ, जितनी जिंदगी बची है सेवा करो। लेकिन क्या कोई चाहता है कि उसके परिवार का कोई बंदा मर जाए, इलाज ना हो उसका? वो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करना चाहते हैं। तो वहां पे एक उम्मीद प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारी थेरेपीज, बहुत सारे चिकित्सा विधियां, जिसमें ज्यादातर हर्बल ट्रीटमेंट है। हर्बल आयुर्वेद को भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीजों को मिला करके बहुत सारी तरह की थेरेपी। लेकिन 90% जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो आता है टीसीएम से, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जैसे हमारे देश में आयुर्वेद है, आयुर्वेद का नाम सुना होगा आप सबने। हमारे देश में आयुर्वेद में थेरेपी नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत तरह की थेरेपीज है हमारे देश में आयुर्वेद में। पंचकर्म है, षटकर्म है, और भी बहुत तरह की थेरेपीज है। और उसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जड़ी बूटियों से बनी हुई, भस्मों से बनी हुई दवाइयां हैं। तो वैसे ही चाइना के अंदर या इंपीरियल मेडिसिन के अंदर टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेद की तरह ही 5,000 साल से ज्यादा पुरानी, वहां पे भी बहुत सारी थेरेपीज हैं। और वहां पे भी हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कंपनी है टीएन्स बायोटेक ग्रुप, उसने बेसिकली 3 तरह की चिकित्सा, जैसे कि मैग्नेटिक ट्रीटमेंट रेजीम है, मैग्नेटिक थेरेपी है, जापान की है, जिसमें मैग्नेट्स और मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये तीनों का इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों को ठीक करने के। तो बेसिकली टीएन्स बायोटेक ग्रुप जो मूलतः एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इन 3 चीजों के ऊपर रिसर्च किया, टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, और मैग्नेटिक, जापान की जो मैग्नेटिक थेरेपी है उसके ऊपर। इन तीनों के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने देखा कि कौन कौन सी ऐसी थेरेपीज हैं जो है तो कारगर, लेकिन इस्तेमाल करने में आसान नहीं है और जल्दी से उनका इफेक्ट नहीं है। इस्तेमाल करने में आसान नहीं है, उसके बहुत ज्यादा एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर नहीं है, इसकी वजह से वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही। तो ऐसी चीजों को चुना, ऐसे थेरेपीज को चुना, ऐसे फॉर्मूलाज को चुना, ऐसे सप्लीमेंट्स को चुना, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ इंजीनियरिंग की मदद से कुछ मशीनें बनाई। और उन मशीनों की मदद से चिकित्सा होती है। उसके बाद तरह तरह के अलग अलग जड़ी बूटियों का तीनों जगह इस्तेमाल हो रहा था, उसमें से देखा उनको फ्यूजन करके, मिक्स करके कुछ नया और पावरफुल इफेक्टिव। जैसे आपने एक नाड़ी चिकित्सा का नाम सुना हो, नाड़ी भी नाड़ी परीक्षण करते हैं ना, आयुर्वेद में जो वैद्य होते हैं वो नाड़ी परीक्षण करते हैं, और नाड़ी परीक्षण से बहुत सारी बीमारियां बता देते हैं आपके शरीर का। आपकी जीभ देखते हैं, आंखें देखते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां बताते हैं। अब उसमें 2 समस्याएं आई कि एकदम एक्सपर्ट नाड़ी परीक्षक बहुत कम बचे, क्योंकि उसमें एक्सपर्टाइज लाने में सालों का अनुभव चाहिए। मतलब बहुत सालों के अनुभव के बाद कोई बहुत ही विशारद, बहुत ही एक्सपर्ट नाड़ी परीक्षक बन पाता है, और बहुत सारी बीमारियां उसमें ट्रैक भी नहीं होती। और दूसरा, लोगों को ये रहता है कि पता नहीं ये सामने वाला एक्सपर्ट है कि नहीं, पता नहीं सामने वाला सही है कि नहीं।
इसलिए इस टीएस बायोटेक ग्रुप ने एक मशीन बनाई एक्यूलाइफ। वो सारी की सारी नॉलेज उस एक्यूलाइफ में है। आपको क्या करना है, बस उस एक्यूलाइफ को ऑपरेट करना सीखना है। जांच एक्यूलाइफ कर लेगा। आपको पेशेंट से कुछ नहीं पूछने की जरूरत है, जांच वो एक्यूलाइफ कर लेगा। एक कौन से शरीर में कौन सी बीमारी कहां पे है, उस बीमारी का रूट कॉज क्या है, ठीक होगा कहां से ठीक होगा, ये सारा कुछ। शरीर का कौन सा अंग ठीक से काम कर रहा है, शरीर का कौन सा अंग थोड़ा सा खराब है, का कौन सा अंग पूरा खराब हो चुका है, ये सारी जांच वो मशीन कर लेती है। मशीन को सब कुछ बता दिया गया। कैसे काम करती है मशीन, कैसे जांच करती है, वो सब हम इस सेशन में, इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। आपको उस मशीन को ऑपरेट करना है, सीखना है। यानी आप 1 घंटे में उस मशीन से जांच करना सीख सकते हैं, लेकिन नाड़ी विज्ञान तो 1 घंटे में नहीं सीखा जा सकता। इसीलिए वो पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि सीखने के बाद भी कई सालों की प्रैक्टिस के बाद लोग एक्सपर्ट हो पाते थे। वैसे ही आयुर्वेद में एक विधा है पंचकर्म। 5 तरह की चीजें होती है उसमें। बहुत ही इफेक्टिव है, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की पूरी गंदगी बाहर आती है, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे है। 90% लोग पूरा नहीं कर पाते। रिपीट तो शायद ही कोई कोई विरले करता है। अब उसी चीज को बीसीएम मशीन ने आसान बना दिया। पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन केवल पानी की मदद से, बिना किसी तकलीफ के हो जाता है। तो वो काम कैसे करता है हम ये सीखेंगे इसमें। लेकिन क्या हम केवल मशीनों और सप्लीमेंट्स के बारे में सीखेंगे इस ट्रेनिंग में? नहीं। इस ट्रेनिंग में बेसिकली हमारा फोकस होता है 8 चीजों पे। इस ट्रेनिंग में आपको 8 चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप पेन और पेपर उठाइए और लिखिए कि वो 8 चीजें क्या क्या सीख। 8 चीजें क्या क्या सीखी। सभी पेन और पेपर ले लीजिए। 8 चीजें हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं बताऊंगा। ये 35 क्लासेस में जो 8 चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वो सारा कुछ होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये केवल एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग है। नहीं, ये एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये केवल टीएन्स बिजनेस की ट्रेनिंग है। नहीं, ये टीएन्स बिजनेस की भी ट्रेनिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। क्या वैल्यू आप इसमें गेन करेंगे वो आप समझिए। रेडी है सब? मैं शुरू करता हूं। पहली चीज जो आप सीखेंगे, वो सीखेंगे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के कॉन्सेप्ट और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि आप बड़ा ही चैलेंजिंग काम करने वाले हैं। आप दुनिया भर की मान्यताओं को चैलेंज करने वाले। आप एक छोटा सा सेंटर खोल के बैठेंगे और लोगों को बोलेंगे कि शुगर ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा। जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठने वाले, बड़ी बड़ी भयानक भयानक डिग्री रखने वाले डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होता, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, आप उसके उल्टा बोल रहे हैं। तो जब तक आप उस पेशेंट को इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझाओगे कि ये कैसे काम करता है, तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो आपको टीसीएम का वर्किंग कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो मैं समझाऊं कि क्यों टीसीएम उन बीमारियों को भी ठीक कर देता है जो बीमारियां मेन स्ट्रीम में नहीं ठीक हो पाती। तो सबसे पहली चीज तो आप ये सीखें। दूसरी चीज, आप सीखेंगे लक्षणों से बीमारी की पहचान कर। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में लक्षणों को ही बीमारियां समझते हैं। जैसे आपके पास कोई बंदा आएगा या आप आपस में बातें करते हैं, तो लोग बताते हैं कि मेरा बीपी बढ़ जाता है, मुझे बीपी की बीमारी है। सुना है? नहीं, बीपी की बीमारी होती है कि नहीं होती है? शुगर की बीमारी भी सुना होगा। बीपी की बीमारी सुना है सबने, शुगर की बीमारी भी सुना होगा। लेकिन ना तो बीपी बीमारी है ना शुगर बीमारी है।
जी हाँ, बीपी और मधुमेह डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना शरीर में होने वाली अंदर किसी गड़बड़ प्रक्रिया की का लक्षण है। क्योंकि शरीर के पास ना तो व्हाट्सएप है, न फोन है, न सिम कार्ड है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है। अब आपका लिवर बीमार है या किडनी बीमार है, तो वो थोड़ी ना स्टेटस अपडेट करेगा, टुडे फीलिंग सिक, नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग वेल, कि आप समझ जाओगे। वो आपको कैसे बताएगा कि भैया मैं बीमार हूं? किडनी अगर आपका बीमार है तो कैसे बताए आपको कि मैं बीमार हूं? चिट्ठी लिखे आपको? व्हाट्सएप करे? नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? बीपी बढ़ा देगा, पेशाब में जलन पैदा कर देगा, पेशाब रुकने लगेगा, शरीर में सूजन आने लगेगी, खून की कमी हो जाएगी तो सांस फूलने लगेगी, थकान होने लगेगी। तो ये सब लक्षण है। लिवर में इन्फेक्शन है तो बुखार आ जाएगा, तो बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी तो लिवर में इन्फेक्शन है। लेकिन लिवर में इन्फेक्शन है ये बताने का तरीका है कि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जो आपको लगेगा अरे टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कोई दिक्कत है, जांच करानी पड़ेगी। तो लक्षण, और कई बीमारियों में सिमिलर लक्षण आते, जैसे पैरों में स्वेलिंग हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। कई बीमारियों में तकलीफ कहीं और होती है और वजह कहीं और होती है। तकलीफ लिवर में होगा, दर्द आपके पंजे में होगा। होता है ना यूरिक एसिड के केस में। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो समस्या तो वो लिवर की है, लेकिन दर्द कहां शुरू होता है? पैरों के पंजे में और एड़ी में। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो भी हो सकता है। तो फर्क कैसे समझे? गैस बन गई तो भी छाती में दर्द होगा, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो भी छाती में दर्द होगा, ब्रेन आर्टरीज में कंप्रेशन है तो भी सर में दर्द होगा, एक साइड पे, अगर एक ही साइड पे कंप्रेशन है तो। सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेशन है तो भी सिर में आधा दर्द होगा, और माइग्रेन है तो भी आधे सिर में एक साइड में दर्द होगा। फर्क कैसे मालूम करेंगे? यहीं पे बंदा फंसता है। या तो उसकी बीमारी इसका सही वजह पकड़ में नहीं आती, या वो गलत ट्रीटमेंट लेता रहता है, फायदा नहीं मिलता, या जब तक सही बीमारी पकड़ में आती है तब तक वो गलत इलाज, गलत दवाइयां खा करके दो चार और बीमारियों का शिकार हो चुका है। ऐसा ही होता है ना दुनिया में। आपके साथ भी होता होगा, आपके परिवार के साथ होता होगा, आपके रिश्तेदारों के साथ होता होगा। क्या होता है? गैस की वजह से छाती में रात में 2 बजे दर्द उठा, क्यों? क्योंकि रात में डिनर में ठूस के पहले तो कोफ्ता करी खा लिया, उसके बाद अभी आम का सीजन चल रहा है, 6-7 आम भी दबा दिया। इस तरह के खादुड़ लोगों का तो पहले से ही थोड़ा पेट निकला रहता है, थोड़ा फैटी लिवर रहता है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है। तो हार्ट के लिए डर तो मन में पहले से रहता है। अब ऊपर से रात में गैस बन गई, गैस बन गई रात में 2 बजे, क्या करेंगे? दर्द हुआ तो हॉस्पिटल, छाती में दर्द होगा तो भाई किसी को भी डर लगेगा, हॉस्पिटल उठा के लेके जाएगा। अब दुनिया में किस्मत वाले लोग 2% ही है, बाकी 98% लोग किसी न किसी लालची डॉक्टर के हाथ में पड़ जाते हैं। अगर तो उनको बताया जाता है भाई तुम्हारा तो 90% 95% ब्लॉकेज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुरंत एंजियोग्राफी किया, एंजियोप्लास्टी किया, स्टेंट डाल दिया, 2.5 से 5 लाख का बिल बिठाया और बस छुट्टी। उसके बाद जिंदगी भर ब्लड थिनर तो स्टैटिन खाते रहो, सुबह सुबह खाली पेट एक गैस की गोली खाते रहो। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके परिवार में किसी के साथ, आपके रिश्तेदारी में किसी के साथ ऑलरेडी हो चुकी होंगी। तो इसमें आपको बीमारियों के लक्षण और लक्षणों से बीमारियां पहचान, क्योंकि जब आप प्रैक्टिशनर भी बनेंगे तो पेशेंट आपको आकर के ये नहीं बताएगा कि मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब, वो तो बोलेगा मेरा घुटना दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मेरा कान दुखता है, मेरे को बुखार आता है, मेरे को खांसी आती है। क्यों आती है पहचानना आपका काम। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजों को हमें चेक करना है। तो लक्षणों से बीमारियों को पहचानना,
ये आपको सिखाएंगे खास तौर पे जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, लाइक हार्ट है, किडनी है, लिवर है, लंग्स है, जिसमें जानलेवा लोग डर जाते हैं और जिसकी वजह से कई बार लुट जाते हैं। एंग्जाइटी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, लोग जाते हैं और अगर हॉस्पिटल लेकर के चले गए तो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे डालने का मतलब 1.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है या नहीं है? हमारे साथ गोवा में हो चुका है। उनकी जो कंडीशन थी जुमाना मैम, अगर आपने टीएंस की ट्रेनिंग नहीं ली होती और आपके साथ किसी का कंडीशन ऐसा होता तो आप क्या करते? श्रुति मैम डर को भी जाते अनम्यूट हैं। करो, कहाँ गए मैम? गेस्ट तो वही है। श्रुति मैम की जो कंडीशन थी उस दिन, जिस तरह से वो सांस ले रही थी उछल उछल के, हम्म। जी। अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं होती या मैं वहां पर नहीं होता तो आप क्या करते? या आपका परिवार क्या करता उस कंडीशन में? और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी थी, उनको सांस ही नहीं आ रही थी, और वो सब था केवल थोड़ी सी ठंड की प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा हल्का अस्थमा ट्रिगर हुआ था, और एंजाइटी का इशू था कि घर से दूर हूं, कुछ हो गया तो कैसे हो। तो ऐसे केसेस में अगर उनको हॉस्पिटल ले जाते, देखा सांस नहीं आ रहे, तुरंत ऑक्सीजन लगा दो, वेंटिलेटर पे रख दो। तो ये सारी चीजों से अपने परिवार को, अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को कैसे बचाना है, कैसे बेवकूफ बनने से बचना है, कैसे लक्षणों से बीमारियों को पहचानना है, कैसे समझना है कि ये लक्षण आ रहे हैं तो हमें क्या चेक करना है, कैसे ऐसा पेशेंट जिसको लग रहा है कि हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा, वो 250 रुपए की दवा में ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद जब आपके पास कोई आया तो एक्यूलाइफ, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, बना कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उससे जांच कैसे करनी है। एक्यूलाइफ का जो चार्ट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, किस पॉइंट पे किस तरह का सेंसेशन आने का क्या मतलब निकालना है। या आपके पास पेशेंट अपने लक्षण लेके आया, तो उसके लक्षणों के आधार पे कैसे डिसाइड करना है कि कौन कौन से पॉइंट चेक करें। अब हर पेशेंट का आप 150 के करीब पॉइंट है चेक करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला मेरा कमर दर्द है, तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए? किसी पेशेंट ने बोला मुझे धुंधला दिखता है, तो क्या चेक करना चाहिए? किसी पेशेंट ने बोला कि मेरे को याददाश्त नहीं रहती ठीक से, तो क्या चेक करना है? किसी ने बोला कि मेरे को शुगर है 400 से ऊपर, तो क्या चेक करना है? तो ये आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट्स आपके पास रिपोर्ट लेकर के आएगा, वो रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना कई बीमारियों में सिमिलर रिपोर्ट आती है। तो पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, क्या क्या पूछना है पेशेंट से, ये सिखाया जाएगा। अब आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, उसमें लक्षण भी आ गए, आपने लक्षणों के आधार पे जांच भी कर ली। अब कौन से ऑर्गन में खराबी आने पे कौन उसको खराब कर सकता है? लाइक कभी कभी किडनी के पॉइंट्स आएंगे, लेकिन खराबी किडनी में नहीं, लिवर में होती है, लिवर खराब कर रहा होता है किडनी को, संगत का असर। तो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन से हैं, किस ऑर्गन की वजह से कौन सा ऑर्गन खराब होता है, या कौन सा ऑर्गन खराब होकर के किसी और के काम को बिगाड़ देता है। लाइक एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, उसको सुबह सुबह गाड़ी से कहीं जाना था फैमिली के साथ, इसलिए रात में वो जल्दी सो गया। लेकिन सुबह वो टाइम से नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी नहीं चलाने आती थी और उसका ड्राइवर दारू पी के सो गया। तो दारू पी के कौन सोया? जिसको जाना था वो नहीं सोया, ड्राइवर सो गया, इसलिए वो टाइम पे आया नहीं। तो वैसे ही कई बार परेशानी किसी और को होती है, जिम्मेदारी किसी और की होती है, हमारी बॉडी में भी होता है। उनको बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है। तो कल्प्रिट कौन है, मेन कल्प्रिट कौन है, उसको पकड़ना, रूट कॉज एनालिसिस, वो भी सिखाया जाएगा इसमें। अब जब आपको रूट कॉज एनालिसिस हो गया, मतलब बीमारी की जड़ पे आप पहुंच गए,
इसलिए टीसीएम में क्या होता है कि एक ही उम्र के, मान लीजिए दो महिलाएं आपके पास आई, दोनों 40 साल की हैं, दोनों को माइग्रेन का दर्द है, लेकिन दोनों का इलाज अलग अलग हो सकता है। क्योंकि एक का माइग्रेन ब्रेन आर्टरीज में कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, तो दूसरे का माइग्रेन किसी और वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे वजह का ट्रीटमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वजह को ढूंढना, कि जो बीमारी है, जो लक्षण है, उसका वजह वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज एनालिसिस कैसे करना है, जड़ तक बीमारी की कैसे पहुंचना। तो ये सारा कुछ हो गया। अब आपको पता चल गया कि हमें क्या इलाज करना है, किस चीज का इलाज करना। अब इलाज के लिए इस्तेमाल क्या करना है, कौन सी मशीन की थेरेपी करनी है, कौन से सप्लीमेंट देने हैं। इसके लिए आपको बाकी सारी मशीनों के इस्तेमाल और सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाएगा। किस केस में डोजेज क्या क्या डिसाइड करने हैं, अगर अंग्रेजी दवा चल रही है तो कौन सी बंद करनी है, कौन सी नहीं बंद करनी है। तो मशीनों का इस्तेमाल, अगर बजट का इश्यू है तो कैसे उसके बजट में इस्तेमाल, इलाज को फिट करने की कोशिश करनी है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो क्या इलाज पहले करना है, क्या इलाज बाद में करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद फाइनली, सिंस आप काम करते हैं एक एज ए फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ टीएन्स बायोटेक ग्रुप, तो टीएन्स बायोटेक ग्रुप का बिजनेस प्लान क्या है। आप ये थेरेपी सेंटर चलाएंगे तो जांच करेंगे, जांच करने की फीस लेंगे, उससे कमाएंगे। जांच करने के बाद लोगों को उपचार बताएंगे कि आपको ये थेरेपी लेनी होगी, ये सप्लीमेंट्स लेने होंगे, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना होगा, ये पानी पीना होगा, ये परहेज करना होगा, ये सब बताएंगे। कुछ पेशेंट्स तैयार होंगे तो उनका जो आप थेरेपी करेंगे, उनको जो सप्लीमेंट्स देंगे, उनकी कॉस्टिंग क्या होगी, थेरेपी के चार्जेस क्या लेंगे, उस पे आप कमाएंगे। उसके अलावा कुछ लोग आपसे मशीनें और दवाइयां खरीदेंगे, उस पे आप कमाएंगे। तो ये तो हो गया एक्टिव इनकम का तरीका। लेकिन ज्यादातर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उन्हीं से कमा पाते हैं जो उनके पास आते हैं। तो हमने इसमें ऐसा भी सिस्टम डेवलप, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है कि अगर आपका कोई क्लाइंट दूसरे शहर में आप बनाते हैं, जैसे जुमाना जी पुणे में रहती हैं, और उनका कोई क्लाइंट बनता है मान लो अगरतला में। अब पुणे कहाँ, अगरतला कहाँ, कैसे होगा जांच, कैसे होगी उसकी थेरेपी। तो जुमाना मैडम अन्वेषा मैडम के साथ नेटवर्क में जुड़ चुकी हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वो अन्वेषा मैडम को फोन करेंगे, अन्वेषा मैडम फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि वो खाने में बिजी रहेंगे। नहीं उठा, फोन तो उठा लेंगे, अब हंस रहे हैं। तो अन्वेषा मैडम को फोन करेंगे, तो अन्वेषा मैडम बोलेंगे हाँ जी जुमाना मैडम बताइए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जुमाना मैडम बोलेंगी मेरा एक पेशेंट है यहाँ पे पुणे में रहता है, उसकी मामी रहती है वहां अगरतला में, तो उसको जांच करवाना है। तो जुमाना मैडम उस पेशेंट की मामी को भेज देंगे अन्वेषा के पास, अन्वेषा उसकी जांच करेगी, उससे कुछ फीस लेगी, उसका 50% जुमाना मैडम को दे देगी। यानी जुमाना मैडम की कमाई नहीं रुकी ना। वैसे ही अन्वेषा मैडम का कोई पेशेंट अगर पुणे में रहता है या बॉम्बे में रहता है या सूरत में रहता है, तो वो श्रुति मैडम के सेंटर पे भेज देगा। श्रुति मैडम उस पेशेंट को जांच करेंगी, उससे फीस लेंगी और आधा अन्वेषा को दे देंगी। तो अन्वेषा का भी कमाई रुका नहीं ना। और वही पेशेंट अगर थेरेपी लेता है, श्रुति मैडम का कोई पेशेंट है वो अहमदाबाद में है, या उस पेशेंट का रिश्तेदार अहमदाबाद में है, अहमदाबाद से पेशेंट आकर के सूरत में तो डेली थेरेपी नहीं लेगा, तो वो उस पेशेंट को नीला मैडम के पास भेज देंगे। नीला मैडम उसको थेरेपी देंगी और थेरेपी का जो चार्ज लेंगी उसका कुछ हिस्सा 15% 20% श्रुति मैडम को भी देंगे। तो उससे भी उनकी कमाई हो रही है, और दवाई तो आप कहीं से भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक कमाई का रास्ता खुल जाएगा इस कोर्स के बाद। और उसके बाद आप जितने लोगों को ये ट्रेनिंग दिलवाएंगे, टीएन्स का थेरेपी सेंटर खुलवाएंगे, वो क्या करेंगे। डफली वाले डफली बजा तो नहीं करेंगे, वो लोगों की जांच करेंगे, उनको थेरेपी देंगे और साथ में सप्लीमेंट्स और मशीनें सेल भी करेंगे। यही करेंगे ना। कितने लोग हैं जो थेरेपी सेंटर में गाना बजाना करते हैं। कोई गाना बजाना डांस पार्टी तो होती नहीं है, जांच इलाज यही होता है काम।
तो आप मान लो थेरेपी सेंटर खुलवाएंगे, आपने जिसका थेरेपी, चूंकि ये ट्रेनिंग के बाद हम हर किसी को फ्रेंचाइजी राइट्स देते हैं। मान लो बीपी सिंह जी ने ये ट्रेनिंग ली, उन्होंने सविता जी को, श्रुति जी को, सुपर्णा को, जुमाना को, 5 7 10 लोगों को इसके बारे में बताया, उन सब ने भी अपना अपना थेरेपी सेंटर खोल लिया। फिर उन लोगों ने भी आगे अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने भी सबने 5 5 थेरेपी सेंटर खुलवा दिया। और सभी थेरेपी सेंटर से क्या होगा? थेरेपी होगा, जांच होगा, वो तो जो इन्होंने खोला है वो कमाएंगे, लेकिन साथ में सप्लीमेंट्स का, मेडिसिन का सेल भी होगा, मशीनों का सेल भी होगा। वो सारी सेल किसकी होगी? टीएंस की होगी, क्योंकि मशीनें आप तो बनाएंगे नहीं, सप्लीमेंट्स आप तो बनाएंगे नहीं, बनाएगा टीएंस। तो ये जो एक सिस्टम तैयार होगा और उसमें जो भी सेल होगी, मान लो बीपी सिंह जी ने 10 लोगों को थेरेपी सेंटर खुलवाया, और उन 10 लोगों ने भी 10 10 लोगों का थेरेपी सेंटर खुलवा दिया 5 साल में, ऐसा नहीं कि एक दिन में खुल जाएगा। मान लो 5 साल लग गए 100 लोगों का थेरेपी सेंटर खुलने में, और वो 100 थेरेपी सेंटर अगर 1 1 लाख का भी टर्नओवर जनरेट करते हैं महीने का, तो टोटल टर्नओवर हुआ 1 करोड़। तो उस 1 करोड़ का लगभग 5% यानी लगभग 5 लाख रुपए बीपी सिंह को मिले। उसके लिए बीपी सिंह ने क्या किया? सिर्फ लोगों को रिकमेंड किया, रिकमेंड कर दिया। उसके बाद मशीनें कौन देगा उसको? रिकमेंड करने के बाद 4 स्टेजेज होंगे, 4 स्टेजेज। जैसे बीपी सिंह जी ने मान लो, ये बबलू बाबा है, यूपी यूपीपी क्या है जो भी है, बबलू बाबा को रिकमेंड कर दिया कि तुम ये थेरेपी सेंटर समझो, देखो, खोलो। बबलू बाबा ने समझा, एनालाइज किया, उसको लगा कि हाँ भाई इतने बजट में इतनी कमाई हो रही है तो अच्छी बात है। तो पेमेंट कौन करेगा? बबलू बाबा करेंगे। मशीनें कौन देगा? टीएंस देगा। बस वीपी सिंह ने क्या किया? रजिस्ट्रेशन कर दिया। मशीनें किसने दिया? ट्रेनिंग कौन देगा? मैं दूंगा, सिस्टम देगा। चलाएगा कौन? बबलू बाबा चलाएंगे। और कमाएगा कौन? बबलू बाबा भी कमाएंगे, बीपी सिंह भी कमाएंगे, और उनके ऊपर जो 5 7 लोग हैं वो भी कमाएंगे। तो इससे बढ़िया क्या सिस्टम हो सकता है? इंसान एक बच्चा पैदा करता है, वो बच्चा भी बुढ़ापे में कमा के तब देता है जब उसको 20 25 साल आदमी पाल पोस के बड़ा करता है। यहां पे आपको इतने दिनों तक पाल पोस के बड़ा करने की जरूरत नहीं है किसी को। आप सिस्टम में कनेक्ट कर दीजिए, सिस्टम उसको सिखाएगा, आप उसको बस गाइड करते रहिए, उसका ध्यान रखते रहिए कि वो कहीं सिस्टम से डेविएट नहीं हो रहा है, और आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। उस नेटवर्क में जो भी बंदा जितने का भी टर्नओवर जनरेट करेगा, हो सकता है कोई 50,000 का करे तो कोई ऐसा भी होगा जो 2 लाख का करेगा, हो सकता है कोई 20,000 का करे तो कोई ऐसा भी होगा जो 3 लाख का करेगा। तो टोटल जो टर्नओवर जनरेट होगा उसका लगभग 5% आपको पैसिव इनकम मिलेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो 2 समस्याएं हैं, ये सबसे बड़ी होती है प्रैक्टिशनर्स के साथ। कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई नेचुरोपैथी वाला है, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है, कोई योगा हीलर है, कोई तरह तरह के ट्रीटमेंट लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कर रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतना बजट नहीं होता कि तरह तरह की मशीनें, पंचकर्मा की मशीन, इसकी मशीन, कोलोन थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सारी मशीनें नहीं लगा पाते। यहाँ पे बहुत कम बजट में ऑलमोस्ट सारी ट्रीटमेंट की सुविधा उनको हो जाती है, जांच की सुविधा भी हो जाती है। तो जांच के लिए किसी और के पास पैसा नहीं खर्च करना है पेशेंट को, सारी सुविधाएं उसको आपके पास मिल रही हैं। उसके बाद जो पेशेंट उनके सेंटर पे आ सकता है, उनका स्कोप वहीं तक लिमिटेड लिमिटेड हो जाता है। जो पेशेंट नहीं आ सकता, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या 200 500 लेकर के फोन पे कंसल्टेशन दे दिया, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे हम ये नेटवर्क पैन इंडिया पहुंचा रहे हैं, विदेशों में भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं भी आपका क्लाइंट हो, आपको ये सुविधा मिलेगी, आपकी कमाई नहीं मारी जाएगी। तीसरा, कोई भी डॉक्टर हो किसी भी स्ट्रीम का, कोई भी थेरेपिस्ट हो किसी भी स्ट्रीम का, कोई भी हीलर हो किसी भी स्ट्रीम का, कमाएगा तब तक ही जब तक वो काम कर पाएगा। बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया या मर गया, उसके बाद कमाई बंद।
लेकिन इस सिस्टम में जब आप अपना नेटवर्क तैयार कर लेते, सिखाता हर सिस्टम का डॉक्टर है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो किसी मेडिकल कॉलेज में जाके एज ए फैकल्टी पढ़ाते हैं, हजारों स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, और वो स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने का। लेकिन उस सिखाने वाले डॉक्टर को रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया नहीं देता। कोई देता है? मुझे भी किसी ने पढ़ाया, वो रिटायर हो गए होंगे, मैं क्या उनको 1 रुपया भी दे रहा हूं आज जाके? नहीं देता। तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं। डॉक्टर को देख के, छोटे बच्चों से पूछोगे क्या बनोगे, बोलता है बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो किसी डॉक्टर को देख के ही प्रोत्साहित होता है ना, चाहे सिनेमा में देखे चाहे रियल लाइफ में देखे। लेकिन उससे, उस जिससे प्रोत्साहित हो उसको कुछ नहीं मिलता। यहां पे अगर आपकी वजह से प्रोत्साहित होकर के यही बिजनेस कोई और शुरू करता है तो उससे आपको फायदा मिलेगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स को मैंने देखा है कि बेचारे घूमने फिरने नहीं जा पाते, कि यार 4 दिन क्लिनिक बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, पेशेंट कहाँ जाएंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बहुत सारे लोगों के डॉक्टर मित्र होंगे या प्रैक्टिशनर्स मित्र होंगे, या इस ट्रेनिंग में भी बैठे होंगे अगर कोई। मेरी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। इस बार जो हम गोवा ट्रिप पे गए थे, 3 दिन का ट्रिप था, मेरी टीम के 2-3 डॉक्टर सिर्फ इसलिए नहीं आ पाए कि क्लिनिक कैसे चलेगा। इसलिए नहीं क्योंकि उनको कमाई की चिंता है, इसलिए क्योंकि क्लिनिक चलाना जिम्मेदारी का काम है। पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, या किसी पेशेंट का रेगुलर थेरेपी चल रहा है, बंद हो गया तो कौन करेगा। और दूसरी बात है कि इनकम भी बंद हो जाएगी। यहां पे जब आप एक बार सेट हो जाते हैं, आपका एक बार नेटवर्क तैयार हो जाएगा, इस कोर्स की मदद से, इस कोर्स को प्रमोट करने से, इस सिस्टम को प्रमोट करने से, टीएस बायोटेक ग्रुप के सिस्टम को प्रमोट करने से, जब आपने एक सिस्टम तैयार कर लिया, उसके बाद आप महीनों घूमते रहो, सिस्टम काम करता रहेगा, आपको पैसा आता रहेगा। आप पता चला 1 महीने के लिए चले गए थाईलैंड, 1 महीने के लिए चले गए सिंगापुर, आपने टीम बना दी है, टीम काम कर रही है, हर महीने की 10 तारीख को, 15 तारीख को और 30 तारीख को पैसा अकाउंट में आएगा। कोई फोन आता है कि मुझे चेकअप करवाना था, अब मैं तो अभी शहर में नहीं हूं, आप एक काम करो, फलाने जगह पे चलो जाओ, फलाने से करा लो। आपने काम नहीं किया, सिर्फ एक फोन उठाया, रेफर कर दिया, उसके लिए भी आपको आधा पैसा तो मिल ही रहा है। तो यानी आपकी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों चलती रहे। तो इसमें बिजनेस प्लान, थेरेपी सेंटर का नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, जो बिजनेस का दूसरा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके थ्रू कैसे बिजनेस करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और इसके बाद जो नया कोर्स होगा उसमें तब तक अगर ऑपरेशनल हो गया क्लाउड स्टोर वाला, तो 2 क्लासेस क्लाउड स्टोर के ऊपर भी होंगी, जो नया कॉन्सेप्ट इनकम का जुड़ा है। तो ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, मतलब आपको इस कोर्स के लिए या टीएन्स बिजनेस के लिए लोगों से बात कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। आप अगर सेंटर खोलते हैं या बिजनेस कर रहे हैं नॉर्मल बिना सेंटर के भी, प्रोडक्ट की डिटेलिंग, उसके लिए क्या बोलना है। अगर आप सेंटर नहीं चला रहे, वैसे ही प्रोडक्ट जो लोगों को रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, क्या बताना है, कैसे बताना है। तो वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। यही होना है इस कोर्स में 35 दिनों में। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करें, अटेंड करें, कोशिश करें कि कोई भी क्लास मिस ना हो। मिस करने से आपका नुकसान इतना होगा कि वही चीज आपको वो पूछेंगे मेरे को फिर से बता दो, नहीं। आप 1 2 4 लोगों की वजह से मैं रिपीट तो नहीं करूंगा क्लास, वो आपको फिर अगले बैच में ही सीखने, रिपीट करने को मिलेगा। हमेशा पेन और डायरी लेकर के बैठें, क्लास में पूरा अटेंटिव रहें, जरूरी चीजें या जो मैं बोलता हूं वो नोट जरूर करें, पहले रफ के तौर पे, उसके बाद उसको फेयर बनाएं। यानी आप एक बार सुनेंगे, एक बार रफ में नोट करेंगे, और फिर उसके बाद एक बार फेयर करेंगे। 3 बार रिपीटेशन हो जाएगी, चीजें यहां बैठ जाएंगी।
हर क्लास के लास्ट में डाउट क्लियरिंग का सेशन होगा। तो आपके जो भी डाउट्स हो बिना शर्म बिना झिझक के पूछें। मैं कभी बुरी तरह से डांटूंगा भी तो वो मेरा हक बनता है डांटने का, तो डांट खाने के लिए भी तैयार रहे। इसके अलावा आपको मोबाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैं बिजी रहता हूं, तो इस क्लास के लिए जो मैसेज सर्कुलेट करता हूं आपको एक ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू, तो अगर आपको ये क्लास अटेंड करनी है, आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव होना चाहिए। जैसे आज का सेशन ओपन टू ऑल है, लेकिन जब ये क्लास शुरू होगी कल या परसों से, तो वो सेशन केवल रजिस्टर्ड जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे कोर्स में उनके लिए होगा। जिन लोगों के मोबाइल में मेरा मैसेज पहुंचेगा उनके लिए होगा, या जिस ग्रुप में मेरा मैसेज जाएगा उस ग्रुप में जितने लोग हैं उनके लिए होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि आज सेशन नहीं है क्या, आज सेशन नहीं है क्या। अगर सेशन होगा तो 8 बजे तक आपको मैसेज आ जाएगा। अगर 8 बज के 1 मिनट हो गए और मैसेज नहीं आया तो सेशन नहीं है, मान लेने का कि सेशन नहीं। रेयरली कैसे कभी ऐसा होगा कि मैसेज आ जाए और मैं कहीं अटक जाऊं तो सेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसका मैसेज आपको आएगा। उसके अलावा पीडीएफ फाइल्स नोट्स भी मिलेंगे आपको। जिन लोगों ने विथ किट रजिस्टर किया है उनको कुछ बुक्स भी मिलेंगी, कुछ और छोटे छोटे इक्विपमेंट मिलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए काम के नहीं। इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत सारे लोगों के पास किताबें पहुंची है लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं। किताबें पढ़ता नहीं है कोई। उसके अलावा वो पिरामिड, वो पता नहीं क्या क्या देते हैं, वो सुआ भोंकने वाला, तो ये करने वाला, वो कोई यूज नहीं करता है। मैंने इसलिए पूछा भाई कि हमारे बंदों के लिए ये काम की चीजें नहीं, इसके पैसे कम करो। तो वो मानते तो नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में ऑफर निकाल लेता हूँ। तो बिना किट के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं वो 15,000 है, और वो परसों तक है। परसों तक आप बिना किट के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद विद किट रजिस्ट्रेशन होगा 17,500 में। अभी जून महीने में फीस बढ़ी नहीं है, जुलाई से शायद बढ़े। जून से ही बढ़ने वाला था लेकिन जुलाई से शायद बढ़े, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं है। तो विद विद किट 17,500 और विदाउट किट 15,000 में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें ये सारा कुछ आपको सिखाया जाए। ठीक है। इसके अलावा बाकी लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस कोर्स में उन्हीं को बिठाएं, या अगर आप इस कोर्स में बैठ रहे हैं तो बाकी मशीनों को सीखना इतना मुश्किल नहीं है। आप बिना मशीनों के थ्योरी पार्ट से भी सीख जाएंगे। लेकिन अगर इस कोर्स से आप 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास अपना एक्यूलाइफ मशीन जरूर होनी चाहिए। वही वो जादुई मशीन है जो बिना खून निकाले, बिना किसी रेडिएशन एक्सपोजर के 15 से 20 मिनट में पूरी बॉडी को स्कैन कर दे। आप बिना पेशेंट से पूछे उसकी बीमारियां बता सकते हैं, बीमारियों का रूट कॉज जान सकते हैं, और उससे बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। 350 से ज्यादा बीमारियों पे उसके रिजल्ट। एफडीए अप्रूव्ड है, सीई अप्रूव्ड है, जीएमपी अप्रूव्ड है, यूरोपियन यूनियन क्लास 2 मेडिकल डिवाइस अप्रूव्ड है। तो इतने कमाल का डिवाइस। इस पूरे ट्रेनिंग का आधा लब्बो लुआब उसी मशीन पे होने वाला है। और वो मशीन अगर आपके पास होगी तभी आप 100% फायदा उठा पाएंगे इस कोर्स का। नहीं होगी तो आपको इस कोर्स का फायदा केवल 50% होने वाला है। तो जो भी लोग ये कोर्स करते हैं वो मशीन जरूर खरीदो। आपके पास अपनी मशीन होनी चाहिए। किसी से उधार ले लो, भाड़े पे ले लो, जैसे लेना है जो भी करो, आपके पास मशीन होनी चाहिए बेसिक। तो जिनके पास भी मशीन नहीं है उनको रिकमेंड जरूर करें कि वो मशीन ले ले। 2-4 दिन में वो मशीन ले ले। अभी उस मशीन को लेने पे कुछ ऑफर भी चल रहा है, आपको 10-12 हजार के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहे हैं। वो ऑफर 12 तारीख तक या 10 तारीख तक है कुछ। आप अपने जिन्होंने जिन्होंने भी आपको इस कोर्स में ज्वाइन कराया है उनसे बता कर लीजिएगा। 51,000 में ऑफर के साथ वो मशीन आपको मिल जाएगी। और वो मशीन आपके लिए तो काम आएगी ही, आपको कमाने में भी मदद करेगी, और अपने परिवार को बीमारियों से और इमरजेंसी में जो हालात पैदा हो जाते हैं, हार्ट अटैक का, ब्रेन हैमरेज का, या सांस में दिक्कत का, जो भी है, वो सारी चीजों से इमरजेंसी में बताएंगे। तो मतलब आपके घर में 24 घंटे एक इमरजेंसी में मदद करने वाला डॉक्टर रहेगा अगर आपके पास वो मशीन है। तो
ये रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए अभी और खुला है, रिड्यूस विदाउट किट वाला ऑप्शन के साथ। तो आपके टीम में जितने भी लोग ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनका कल परसों तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बीच में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर उनको क्या है कि जो क्लासेस मिस हो गई वो फिर अगले सेशन में अटेंड करना पड़ेगा। तो करवा सकते हैं कभी भी, लेकिन ये 2 दिन में करवा लेंगे तो उनको मिस नहीं होगा ज्यादा। ठीक है। तो आज का सेशन में मुझे बस इतना ही बताना था। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। अगर आप किसी के कोई सवाल